हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री का शानदार प्रैक्टिस लेकर के आई हूं, जिसमें आज हम आपको 2016 में पूछे हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो फिर टाइम न वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो राइट होगा, वेग बढ़ता है। याद रखना, जब किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिया जाता है तो उस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो भी बढ़ जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। ये क्वेश्चन 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन विटामिन एस्कॉर्बी रोग के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी विटामिन एस्कॉर्बी रोग के लिए उत्तरदायी है। तो विटामिन जो सी है वो एस्कॉर्बी रोग के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तब एस्कॉर्बी रोग की विकसित हो जाता है। ठीक है, जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में एस्कॉर्बी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि C6H5NH2 जिसका रासायनिक नाम एनिलीन होता है, इसकी क्रिया जब NaNO2 प्लस HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में तथा 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब कराई जाती है तब यहाँ पर कोई ए नामक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, उसी ए नामक उत्पाद को लेकर के जब डी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर कोई वी नामक उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस क्रम में उत्पाद वी क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो यहाँ पर कोई ए नामक उत्पाद प्राप्त होगा। उसी ए नामक उत्पाद को लेकर के डी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है तब यहाँ पर कोई वी नामक उत्पाद प्राप्त होता है। उसे आप बताना होगा कि यहाँ पर बी नामक जो उत्पाद है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वी नामक उत्पाद प्राप्त होगा वो C6H5OH होगा। ठीक है, C6H5OH जिसे फिनॉल कहा जाता है वो यहाँ पर वी नामक उत्पाद होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं उनमें रिएक्शन भी पूछी जाती हैं, तो आपको रिएक्शन आना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे समझ लें, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का नाम और सूत्र क्या है। जो विटामिन सी है उसका आपको रासायनिक नाम और सूत्र बताना होगा। तो देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और इसका सूत्र C6H8O6 होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और इसका सूत्र C6H8O6 होता है, जबकि इससे जो होने वाला रोग है वो एस्कॉर्बिक रोग है। ठीक है, एस्कॉर्बिक रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु है। निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो देखो, जो जिंक धातु होती है, जो जिंक मेटल होता है वो सबसे सक्रिय मेटल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन V1 का रासायनिक नाम है। विटामिन V1 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन V1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। ठीक है, थायमीन जो है वो विटामिन V1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर
थर्ड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। जबकि विटामिन बी से होने वाला रोग वेरी वेरी है, ठीक है, विटामिन बी से जो रोग होता है वो वेरी वेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एथेनॉल को HI हाइड्रोजन आयोडाइड तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो यह देता है। जब एथेनॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड तथा लाल फास्फोरस के साथ इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ पर क्या प्राप्त है होगा, तो देखो यहाँ पर एथिल आयोडाइड की प्राप्ति होगी जिसका फॉर्मूला C2H5I होता है, ठीक है, ये हमारा एथिल आयोडाइड होता है। तो जब हम एथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर एथिल आयोडाइड की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। ग्लूकोज को जब एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो उस टाइम कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 2016 में 2017 में ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा जाए, शायद 16 से लेके 19 तक लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे जरूर याद कर लें। तो जब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो उस टाइम जो जाइमेज एंजाइम होता है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जाइमेज एंजाइम जो है वो वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को KOH के साथ गर्म करने पर एक अति दुर्गंध यौगिक बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। जब प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को KOH के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एक अति दुर्गंधित यौगिक बनके तैयार होता है। तो इस अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इस अभिक्रिया का आपको नाम बताना होगा। तो यह रिएक्शन जो है वो कार्विल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जब प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को पोटेशियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तब एक अति दुर्गंधित यौगिक बनता है। तो इस अभिक्रिया को कार्विल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2CO3 के जलीय विलयन का pH मान है। K2CO3 जिसे पोटेशियम कार्बोनेट कहा जाता है उसके जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो याद रखना इसका जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। जो K2CO3 का जलीय विलयन होता है उसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि यदि 7 से अधिक है तो ये अम्लीय होगा, उदासीनी होगा या फिर क्षारीय होगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर कौन देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सवाल है, देखो यहाँ पर, प्रथम कोट की अपक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आदि पूर्ण हुई। एक प्रथम कोट की अपक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आदि पूर्ण हुई। तो देखो यह सवाल प्रथम कोट की अपक्रिया से है। जो ये आपको सवाल दिख रहा है ये प्रथम कोट की अपक्रिया से सवाल है। हम आपको यहाँ पर लगवाने वाले नहीं ये सवाल, क्योंकि ये सवाल लगभग 1 या 2 पेज का है, ठीक है। ओनली हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, हमने आपको प्रथम कोट की अपक्रिया का फॉर्मूला बताया था, K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x। ये जब हमने आपको प्रैक्टिस सेट, शायद हमने 2018 का प्रैक्टिस सेट जब हमने आपको लगवाया था उस टाइम हमने आपको प्रथम कोट की अपक्रिया का फॉर्मूला बताया था। उस टाइम हमने आपसे कहा था कि आपको इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही हम आपके लिए नमूना लेकर के आए हैं कि देखो इस हिसाब से आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन में 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको देना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। सवाल, प्रथम कोट की अपक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण
होती है, यह कब आदि पूर्ण हुई। वही फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक अर्धायु काल वाला और इसमें एक जो प्रथम कोट की, दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हमने आपको दोनों फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 36 मिनट में। इसका आंसर निकल के आएगा 36 मिनट में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। तो आपको हमारे हिसाब से प्रथम कोट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अर्धायु काल का भी याद होना चाहिए, शून्य कोट का भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर समीकरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एथिलएमीन पर HNO2 की क्रिया से बनता है। एथिलएमीन पर जब हम HNO2 की क्रिया कराते हैं तो उस टाइम किस उत्पाद का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद होगा वो एथिल एल्कोहल होगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल का यहाँ पर निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आया करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं तो उनके पास ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे द्वारा उनकी भी हेल्प हो जाए। तो फिर ठीक है, चलते हैं, कल के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।